Welcome back, students of grade 9th. In this session, we are supposed to start with the third part of first unit. Before I start the lecture, let me make you again recap the things 1774 से लेके 1791 तक क्या सिस्टम रहा हमारा. हमने सब कुछ देख लिया, रोल रेजिम, फेडरल सिस्टम, सब्सिडेंशन क्राइसिस. उसके बाद हम आगे फिर नीचे आए और फिर इलेक्शन प्रोसीजर हुआ. इलेक्शन प्रोसीजर में फेल हो गया सारा कुछ सिस्टम. एंड उसके बाद भी मूड अहेड. उसके बाद नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई. नेशनल असेंबली के बाद क्या सिस्टम हुआ, वॉट एवर द थिंग्स वर व्हिच वी हैव सीन. उसके बाद इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आ गई. और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आने के बाद का क्या सीन है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. द थर्ड चैप्टर, थर्ड पार्ट आई मीन बाय द ट्रांस-अबलिश मोनार्ची एंड बिकम्स रिपब्लिक. France-Abolish monarchy and become republic. Now, the situation of France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had assigned a constitution, he entered. Louis XVI ने constitution sign कर चुका था, but then he entered a secret treaty negotiation with the kings of Prussia, ruler of other neighboring countries. Two were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since summer 1789. 1789 से जो सिचुएशन वहाँ प्रोलॉन्ग हो रहा था, जो सिचुएशन वहाँ हो रहा था, उसको ब्रेक देने के लिए नो डाउट लुईस 16 ने एक्सेप्ट कर दिया. ही एक्सेप्टेड द थिंग्स ऑन पेपर्स. ही एक्सेप्टेड. ही बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च. बट येट वो बोलते हैं ना कि मन में तो एक वो लगा हुआ था उसको, तो कि भाई यार मेरी पूरी गद्दी छीन गई, मेरे पूरे पावर छीन गए. तो ही वॉज हैविंग लिटिल बिट एंड सो ही एंटर्ड अ सीक्रेट निगोशिएशन विद द किंगडम ऑफ प्रशिया. प्रशिया के किंग के साथ वो नेगोशिएशन पे आ गया. और नेगोशिएशन आने के बाद बाकी रूलर, आसपास के नेबरिंग कंट्री के भी रूलर उसके साथ हो गए. दे वर प्लानिंग टू सेंड ट्रुप्स इन फ्रांस टू क्रश द रिवॉल्ट. मतलब वापिस जो नेशनल असेंबली वगैरह जो बनी थी उसको क्रश करने के लिए प्लानिंग चल रही थी कि दे वर प्लानिंग टू डू दिस थिंग. दे वर प्लानिंग हु, लुईस 16 एंड द पीपल मींस सपोर्टर्स, नेबरिंग किंगडम्स, किंग ऑफ रशिया वगैरह सब. नाउ बिफोर दिस कुड हैपन, ये होने से पहले इसकी भनक नेशनल असेंबली के लोगों को भी पता चल गई थी कि किंग इज हैविंग सम फिशी आइडिया, कुछ इसके दिमाग में करप्शन चल रहा है. नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792. नेशनल असेंबली वोटेड, इलेक्शन होके वोटेड हो गया. ना एक पॉइंट यहाँ दो पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ जब भी इलेक्शन हुआ था 1791 में, तब खाली रिच पीपल वर एनकरेज. हमें पता है कि खाली इलेक्ट्रल में पार्ट लेने वाले भी जो टैक्स पेयर थे वो थे, वोटिंग करने वाले भी जो टैक्स भरते थे वो थे, और असेंबली में रहने वाले भी हायर टैक्स पेयर के ग्रुप में थे. मतलब रिच पीपल वर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. नॉट द पुअर पीपल, नॉट द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दैट सेंस. सो voted to declare war against Prussia and Austria. 1792 में जो वॉलेंटियर व्हाट यू कॉल एज पीपल, नेशनल असेंबली ने वोट किया और वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे वेज अ वॉर. उन्होंने प्लान कर दिया अभी वॉर करना है. अब thousands of volunteers put themselves from the provinces to join the army. They saw there this was a war of people against king and aristocracy all over the Europe. Thousands of volunteers, मिलिट्री की जरूरत नहीं, वॉलेंटियर्स खुद वॉर में जाने के लिए रेडी हो गए, मरने के लिए, बिकॉज उनको लगा ये पीपल का वॉर है. दे थॉट दैट इट इज वॉर फॉर द कंट्री मदरलैंड. दे पुट देमसेल्फ, उन्होंने खुद ने अपने आप को समर्पित कर दिया देश के लिए. और देश के लिए समर्पित करके उन्होंने लगा कि नहीं, हम कुछ ऐसा काम करें जिसके कारण रिच किंग्स एरिस्टोक्रेटी का पावर कम हो जाए, पावर विल बी ब्रॉट डाउन. Among the patriotic song they sang was the Marseillaise. Please underline Marseillaise. Marseillaise presently is a national anthem of France, but previously जैसे हमारे इधर हमारे इंडिया में जब नेशनल मूवमेंट चल रही थी तो वंदे मातरम गाते थे, उसी तरह से वहाँ Marseillaise गाते थे. And it was composed by, please underline this person, of the poet Roget Al Islay. It was sung for the first time
by the volunteers from Marseilles as they marched towards France, Paris. पेरिस की तरफ जा रहे थे, तब मर्सिल्स की जगह से वॉलेंटियर्स ने ये सॉन्ग गाना चालू कर दिया और पेरिस की तरफ जा रहे थे, इसलिए उसका नाम मर्सिल्स हो गया. एंड टुडे इट इज अ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. दिस वी हैव सीन नाउ कि ये क्यों हो रहा था. पीपल, नेशनल असेंबली होने के बाद भी अगर किंग वाज प्लानिंग, कुछ गलत प्लान कर रहा था लोगों के लिए, लोगों के खिलाफ, इसलिए लोगों ने अपने आप ही उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. और दूसरा एक पॉइंट भी था, रिवोल्यूशनरी के दिमाग में एक और आइडिया आ रही थी, वो है ये कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली थी, उसमें रिच का पावर दबदबा था. पुअर वेर नॉट गिवन सो मच राइट, क्योंकि वोटिंग करने का राइट ही नहीं दिया था उनको. तो जो टैक्स नहीं भरता था उसको वोटिंग करने का राइट ही नहीं था. तो दिस कोई थोड़ा भी एक मतलब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक थोड़ा लूप चल रहा था, थोड़ा बैकग्राउंड चल रहा था, थोड़ा बुरा लग रहा था. नो डाउट दे वर हैप्पी विद नेशनल असेंबली, बट स्टिल दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट. जो चाहते थे वो एक्चुअल एग्जिस्टिंग, जो चाहते थे वो उनको मिल नहीं पाया. एंड दैट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम. सो द revolutionary war brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope up with the task of earning a living and looking after the family. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried out further as Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. तो रिवोल्यूशनरी कैरी होना चाहिए था जब तक कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फ्रांस विल गेट द पॉलिटिकल राइट, तब तक ये कैरी होना चाहिए था. तो अब जब मैन तो सारे वॉर में चले गए थे, फ्रंट पे थे, सारा घर का काम, बाहर का काम, मीन्स इन द सेंस कमाना, सब कुछ विमेंस के हाथ में था, फिर भी वो करने को रेडी थे. वो चाहते थे कि वॉर कंटिन्यू रहे. क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू गेट रीड ऑफ द रिचर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी. उनको रिचर सेक्शन के दबदबे से बाहर निकलना था, इसीलिए वो रेडी थे. दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ आल्सो फॉर द सेक ऑफ बेटर फ्यूचर. Political clubs became an important rallying point for the people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. तो political clubs बनने लग गए कि भाई ओके, एक क्लब बन गया कि भाई ठीक है, तुम यहाँ आओ, डिस्कस करो आपस में कि हमने क्या करना चाहिए, तुम तुम्हारे सुझाव दो, तुम तुम्हारे सजेशंस दो, एंड देन वी ऑल विल सिट टुगेदर एंड डिसाइड एग्जैक्टली हमें क्या प्लान. अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक प्लान है, वी विल सॉल्व इट आउट. मतलब एक नॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुप एक बनने लगा, जैसे फॉर हाउ टू फाइट और हाउ टू गो अगेंस्ट और हाउ टू डू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट, द मोस्ट सक्सेसफुल, प्लीज अंडरलाइन दिस, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज द जैकोबिन्स. Please underline, Jacobin Club was the main and the most important political club of France, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Jacobin Club का नाम आया for former convent Saint Jacob के नाम से. Saint का मतलब है संत. ओके, जो ST लिखते हैं इसका फुल फॉर्म होता है सेंट, संत. तो सेंट पर्सन जैकब के नाम से उसका नाम गिरा था. Next, women too who had been active throughout the period formed their own club. We will see in the next chapter. This is third, fourth chapter में देखेंगे women's club क्या थे. तो women's ने खुद के clubs भी बना ले, men's ने खुद के. And who were this? Not the richer people. They were the middle class people, poor people who wanted to come up and get the political right. उनका main aim था कि they want political right. उनको भी right to vote मिले. They should have their opinion in the government. Next, the members of Jacobin clubs, Jacobian belong to mainly to, please underline, mainly belong to less prosperous section of the society. Jacobin clubs के जो member थे वे from the ruler background, पैसे वाले नहीं, कम पैसे वाली section of the society के थे. Next, they included small shopkeeper. कौन कौन थे? Artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmaker, printers, as well as servant and the daily wages. तो normal from the lowest to the middle class तक सारे ही उसमें थे.
Their leader was, please underline, their leader was Maximilian Robespierre. Maximilian Robespierre was their leader. A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock worker. तो फ्रांस में जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, दे यूज टू वेयर नी हाइट के ट्राउजर्स, मतलब लाइक कैप्री और यू कैन कॉल ए बर्मुडा टाइप ऑफ थिंग. रिच पीपल उस टाइप के पहनते थे, पर ये जैकोबिन्स ने डिसाइड किया लॉन्ग ट्राउजर पहनने का, फुल लेंथ, विच वी नॉर्मली वेयर. This was to set themselves apart from fashionable section of society, especially the nobles who wore breeches, and it was एक सेकेंड, was the way to proclaim the end of power which of नी वेयर. तो मतलब ये बोल रहे थे कि नी तक पहनते थे और वो अपने पावरफुल थे, तो वो दिखाने के लिए एक इंडिकेशन था कि हमने लॉन्ग पेन पहना, तुम्हारा पावर हमारे अंडर में आ गया, इन द सेंस वी आर मोर लॉन्गर देन यू. तो दिस वाज जस्ट अ ग्राफिकल, उनका इंट्यूशन था, उनका सोचना था कि एग्जैक्टली हमें क्या करना था. सो दे स्टार्टेड वेयरिंग, जैकोबिन्स के लोग स्ट्राइप वाले, एक फोटोग्राफ दिया, दैट इज द सेम दे वर वेयरिंग. दिस जैकोबिन केम टू बी known as Jacobins came to be known as Saint Clotos, literally meaning those without knee breeches. तो Saint Clotos उनका नाम गिर गया, Jacobins का नाम, because those who are not wearing knee height were wearing longer one. Saint Clotos men were in addition the red cap that symbolizes liberty. Please underline, red cap symbolize liberty. तो वो नी हाइट का तो पहनते ही, नी हाइट का क्या लॉन्ग पैंट तो पहनते ही थे, ऊपर से एक रेड कलर का कैप पहनते थे. रेड कलर का कैप का सिंबल था. वाई वेयरिंग रेड कैप? इट मीन्स दैट दे आर लिबरल. लिबरल मीन्स फ्री, लिबर्टी मतलब फ्रीडम. वुमेन हाउएवर वेयर नॉट अलाउड टू डू सो. वुमेन्स को अलाउ नहीं था, वुमेन्स वेयर wearing the normal dresses which they used to wear. Now in summer 1792, the Jacobin planned an insurrection of large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of the food. Jacobins ने एक अटैक प्लान किया. क्यों किया? Why? Because of short supply of एंड हाई प्राइस ऑफ द फूड के कारण. शॉर्ट सप्लाई चल रहा था, खाने की सप्लाई कम थी, ब्रेड, लूफ ऑफ ब्रेड नहीं मिल रहा था, विच वॉज अ स्टेपल फूड. ऑन द मॉर्निंग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10th, 1792, they stormed the palace of Toulouse, massacred the king guard and held the king himself hostage for several hours. क्या किया? एक पैलेस थी, उसमें अटैक किया, उसके गार्ड्स को मार दिया, किंग को पकड़ के बंदी बना दिया. आज बाद में लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. बाद में उनको वोट करके पूरी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया. इलेक्शन वे हेल्ड. फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ एज 21 एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट. तो फिर उसके बाद किंग को इम्प्रिजन बना करके इलेक्शन हेल्ड किए गए. और अब पहले था खाली 25 इयर्स वाला, पर अब उनको 21 वाले को भी ऑल प्रॉपर्टी वेल्थ की कोई अहमियत नहीं थी. जो 21 इयर्स का एज का है, ही इज गोइंग टू हैव अ राइट टू वोट. नेक्स्ट पार्ट, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन. नाउ प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, नेशनल असेंबली ही है. 1792 के बाद जब 21 के अबव एज वाले सबको इरिस्पेक्ट ऑफ देयर वेल्थ वाज गिवन राइट टू वोट, उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर थे उनको कन्वेंशन बोलते हैं. अंडरलाइन. ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबोलिश. उसका फर्स्ट डिसीजन क्या? अबोलिश्ड मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक. उसने मोनार्ची को खत्म कर दिया. पहले तो मोनार्ची थी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी खत्म. And just gave France republic, people's rule. Republic means people's rule.
As you know, the republic is a form of government where people elect the government, including the head of the state. Head of the government. There is no hereditary monarchy, nothing, all things were stopped. अब आ गया लुई 16, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में देखो, लुई 16 was sentenced to death on the charge of treason. Treason means देशद्रोही के चार्ज के ऊपर लुई 16 को what you call as punishment, guilty feel हुआ, and he got the punishment on the charge, and he was then publicly executed publicly. Okay, and this same fate उसकी वाइफ के साथ भी हुआ, उसके वाइफ के साथ भी यही हुआ. दिस इज द मेन थिंग कि पब्लिक ने अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को भी हटा के रिपब्लिक बना दिया. दिस इज द मेन पार्ट विच यू आर गोइंग टू, द लास्ट पार्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये क्वेश्चन पेपर में आना ही है. तो whosoever set the paper, पेपर में ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट कंसर्न है. नेक्स्ट पैराग्राफ, द reign of terror. The reign of terror is the main question in the paper. इसके point wise मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा. You can even note down if you want, because ये जो है बहुत ही important part है. The period from 1793 to 94. 1793 to 94 is referred as the reign of terror. Reign of terror, डर का माहौल, डर. रॉबेसबरी was naturally a republic बनने के बाद he became the head because followed the policy of severe control and punishment. सबसे पहली पॉइंट, रॉबेसबरी रिपब्लिक का इलेक्टेड मेंबर बन गया and he was a head right that time. He started doing severe punishment and control. चेक एंड कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहा है, कंट्रोल्स एंड पनिशमेंट, और वो भी सीवियर, मतलब थोड़ी सी गलती की कि दर दो बंदे को. नेक्स्ट, ऑल दोज whom he saw the enemies, being enemies of the republic, ex-noble, Khalji, member of the other political parties, even the member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned, and then tried by the revolutionary tribunal. If the court found guilty, they were guillotined. So, अब क्या हो गया कि रॉबेस्पियर ने भी एकदम सीवियर पॉलिसी अपना ली. जो भी बंदा उसको लगता था कि रिपब्लिक के अगेंस्ट है, चाहे वो खुद का हो, चाहे वो एक्स नोबल हो, या चाहे वो कोई XYZ पर्सन हो, जो भी XYZ पर्सन उसकी खुद की पार्टी के भी, अगर उसको लगता था कि वो रिपब्लिक को थोड़ा हार्म पहुंचाने वाले हैं, तो वो उसको अरेस्ट कर देता था. और अरेस्ट करने के बाद अगर उसको गिल्टी, मतलब वो फाउंड होता था कि नहीं वाकई में इसने रिपब्लिक को ठेस पहुंचाने के लिए काम किया है, जब ये मिल जाता था प्रूफ, तो उसको वो गैलेटाइन कर देता था. नाउ व्हाट इज गैलेटाइन, वो देख लो. द गैलेटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Galantine who invented. ये टू पोल्स के ऊपर एक ब्लेड लगाई दी जाती थी. टू पोल्स के ऊपर एक ब्लेड लगा दी जाती थी, और वो ब्लेड नीचे उसका सर रखा जाता था. ब्लेड को नीचे छोड़ देते थे. सर, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, मूव. Then, so, excuse me, I'm sorry for that. Now, so this way the case is, ये ब्लेड रखी थी, ब्लेड ऊपर से नीचे गिरती थी, सर रखा जाता था, सर बॉडी से अलग, सिंपल सा डिवाइस था. ऊपर से ब्लेड छोड़ दो, बाहर खत्म. गैलेंटाइन नाम इसलिए दिया था कि डॉक्टर गैलेंटाइन करके एक बंदा था जिसने ये इन्वेंट किया था. क्या खतरनाक इन्वेंशन था पता नहीं, पर फिर भी उसका नाम दिया था. एंड इट वाज यूज्ड टू गिव पनिशमेंट. Robespierre government issues law placing a maximum ceiling on wages and prices. Maximum ceiling on wages and prices मतलब ही सारा कुछ पक्का कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, एकदम फिक्स्ड. बस ये मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस है, ओवर आउट. नेक्स्ट, मीट्स एंड
पहले तो मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइस, फर्स्ट पॉलिसीज क्या थी इसमें, रीन ऑफ टेरर में, एक तो गैलोटाइन वाला सिस्टम हो गया, ठीक है, अगर फाउंड गिल्टी। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या स्टेप्स लिए थे, फर्स्ट पॉइंट आ गया मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। नेक्स्ट मीट एंड ब्रेड वर राशन, जैसे हमारे यहाँ गेहूं और चना दाल वगैरह मिलती है राशन शॉप में, वहां मीट और ब्रेड राशन शॉप में मिलने लगे। पीजेंट्स वे फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटी एंड सेल इट एट अ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस करना, पीजेंट को फोर्स किया गया कि तुमने सारा का सारा ग्रेन गवर्नमेंट को बेचना है, एंड देन गवर्नमेंट मेक द डिसाइड द प्राइस। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट flour was forbidden and all citizens were required to eat the pair equality bread। मतलब जो ऐसा होता था कि जैसे गेहूं में भी अलग अलग वेराइटी आती है, जैसे राइस में अलग अलग वेराइटी, बासमती चावल, लाल किला राइस, बासमती चावल, और हम लोग कुछ लोग नॉर्मल जो राशन शॉप में मिलते हैं वो चावल खाते हैं, तो वैसा ही उसने सिंपल वो सिस्टम बंद कर दिया, इक्वलिटी ब्रेड, सबको एक तरीके का, कोई रिच का कोई अलग से ब्रेड नहीं, पुअर का कोई अलग ब्रेड नहीं। आजकल हम भी देखते हैं तो बहुत अलग अलग टाइप के ब्रेड आते हैं, ठीक है, ब्राउन ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, फलाना ब्रेड, दिस ब्रेड सिस्टम। उसने बोला नो, नाउ एवरीवन विल बी एक ही टाइप का फ्लावर होगा और सब लोग एक ही टाइप के ब्रेड खाएंगे। सो ही वाज पॉलिसी वाज गुड, कुछ लोग ठीक थे। इक्वालिटी वाज also sought to be the practice through forms of speeches, addresses, सबको equally treat करना था। There is no someone upper, no someone lower, सब एक ही sailing in the same boat। Next, instead of traditional Monsieur, sir and madam, all French men and women were henceforth, पहले तो sir और madam बोलते थे, वो छोड़ दो वर्ड, फ्रेंच वर्ड है वो, उसको छोड़ दो, फ्रेंच के सर मैडम नहीं बोलना। उसने बोला अब सारे बोलेंगे सिटियन एंड सिटोयनी, मतलब सिटीजन, सिटोयन जेंट्स के लिए, सिटोयनी लेडीज के लिए, सब सिटीजन होगा, कोई मैडम एंड सर नहीं। मींस नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आल्सो, जेंडर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। चर्चेस वे शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स वे कन्वर्टेड इनटू बैरक और ऑफिसेस। चर्चेस को बंद कर दिया, क्योंकि चर्चेस बहुत जलसा कर दिया, चर्चेस टैक्स भी लेते थे, हमें पता था, तो बंद कर दिया और उनकी जगह पे ऑफिसेस स्टार्ट कर दी। दिस वाज द ग्रेट पीरियड ऑफ रॉबेस्बेरी। नाउ Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand relaxation या moderation. Finally, he was convinced by the court in 1794, arrested, and the next day he was sent to Galantine। Robespierre खुद को भी यही फेथ हुआ कि भाई पब्लिक उसके खुद के मेंबर के साथ भी वो बहुत उसकी पॉलिसी, जो लॉ बोल दिया कि मैंने जो बोल दिया दैट इज फाइनल, और उसने जो लॉ किया था सबके साथ वही एप्लीकेबल करवा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। पर अंत में उस पर भी जब वो बात आई, वो भी फाउंड गिल्टी हो गया, कुछ चार्जेस उसके पे भी आ गए, तो उसको भी गैलोटाइन होना पड़ा। तो दिस इज द एंड ऑफ योर दिस पार्ट ऑफ द लेसन विच स्पीक्स हाउ रिपब्लिक आई, और उसके बाद है हमारा डायरेक्टली रूल्स ऑफ फ्रांस दैट आई विल कंटिन्यू टुमारो। अभी रॉबेस्बेरी का काम खत्म हो गया, रॉबेस्बेरी का स्टार्ट हुआ था जैकोबिन्स के साथ और यहाँ आके खत्म हो गया। अब डायरेक्टली रूल ऑफ फ्रांस वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर, एंड उसके बाद जो है हमारा फोर्थ लेसन वो भी साथ ही साथ में जाएगा कि डिड वुमेन सर, क्योंकि वो फोर्थ लेसन उस कल की तारीख में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ भी खत्म हो जाएगा, एंड इस हार्डली उसके बाद 1 पेज के लेसन है, तो विद इन another 2 more lecture the first unit will be getting over। That's it for the day. Thank you, have a nice time।